हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बताइए, ठीक है ना आप लोग? तो चलिए आते हैं हम अपने दूसरे अध्याय की ओर, जो है वर्ण विचार। अर्थात इस अध्याय में हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, भाषा का उच्चारण ध्वनियों द्वारा होता है तथा प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया जाता है। इस विशेष चिन्ह को ही वर्ण कहते हैं। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो सबसे पहले वो क्या सीखता है? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से जानें। जैसे प जमा उ जमा स जमा त जमा अ क जमा अ। इन वर्णों को अगर हम मिला देंगे तो क्या शब्द बन रहा है? पुस्तक। तो जो अभी हमने शब्द पढ़ा, उसमें अगर मैं इनको फिर से अलग कर दूं, जैसे प को अलग कर दूं, उ को अलग कर दूं, स को अलग कर दूं, तो ये जो वर्ण हमारे सामने आए, इनके हम और टुकड़े कर सकते हैं क्या? नहीं। प को अगर मैं अलग करना चाहूं, इसमें से क्या अलग होगा? कुछ नहीं। अर्थात ये सबसे छोटी इकाई है भाषा की। कौन? वर्ण। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सभी ध्वनि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार मुख से निकली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। अब हम जानेंगे वर्णमाला, जो वर्णों से बनती है। बच्चों, प्रत्येक भाषा के अपने कुछ निश्चित वर्ण होते हैं, जिन्हें एक व्यवस्थित क्रम और समूह में लिखने पर वर्णमाला बनती है। व्यवस्थित यानी कि हमने सिस्टमैटिक तरीके से वर्ण रखे होते हैं, जिससे हमारी वर्णमाला पूरी होती है। हमारी हिंदी की वर्णमाला स्वर वर्णों व स्वर व्यंजनों से मिलकर बनी है। अर्थात स्वर और व्यंजनों के मेल से ही हमारी वर्णमाला का निर्माण हुआ है। तो चलिए आइए अब वर्णों के भेद की ओर बढ़े। तो बच्चों, वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम इन दोनों भेदों को विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर क्या है। स्वर जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती तथा उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना रुके बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम जानेंगे स्वर के भेद। तो स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले जान लेते हैं ह्रस्व स्वर क्या है। जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? 4 होते हैं, और ये 4 हैं अ, ई, उ और री। देखा, इनका उच्चारण करते समय कितना कम समय लगा। दूसरे स्वर होते हैं दीर्घ स्वर। तो बच्चों, दीर्घ स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 हमारे दीर्घ स्वर है। और तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसे लिखते समय स्वर के बाद एस का चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे ओम, राम, इनके बीच में एस का चिन्ह आता है। चलिए अब हम जानेंगे स्वर और उनकी मात्राएं। तो बच्चों, प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। इन मात्राओं के लिए कुछ विशेष चिन्ह हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे अ की तो कोई मात्रा ही नहीं होती। आ की मात्रा एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है। ई यानी कि छोटी ई की मात्रा व्यंजन के आगे से लगती है, और बड़ी इसकी मात्रा वर्ण के पीछे से लगती है। उ की मात्रा भी वर्ण के नीचे आती है, और बड़े उ की मात्रा भी वर्ण के नीचे से आती है। री की मात्रा भी वर्ण के नीचे से आती है। ए की मात्रा जो है वो शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है, और ऐ की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में आती है। ओ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर 1 मात्रा के रूप में आती है, और औ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में आती है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अयोगवाह की तरफ, अर्थात जानेंगे कि अयोगवाह क्या है। तो बच्चों, हिंदी वर्णमाला में 3 वर्ण अंग, अंग, अह ऐसे हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन।
इन्हें अयोग वाक्य कहते हैं। ये वर्ण इस प्रकार है। पहला है अनुस्वार, जिसके ऊपर बिंदु लगती है, बिंदु। अनुस्वार क्या है? जैसे कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है वे अनुस्वार कहलाते हैं। इसका चिन्ह ऊपर बिंदु है, जैसे पंकज, अंगद, चंचल आदि, इनके ऊपर बिंदु आती है तो इसमें अनुस्वार लगा है। दूसरा है विसर्ग। जिन वर्णों का उच्चारण ह के समान होता है वे विसर्ग कहलाते हैं। इनका चिन्ह दो बिंदु है, ऊपर नीचे दो बिंदु। जैसे शब्द बनते हैं, जैसे पुनः, और उच्चारण किसमें होगा? ह में। प्रातः, संभवतः, अंत में क्या आएगा? ह उच्चारण में आएगा। तो इसे समझ जाइएगा, विसर्ग लगाना है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं हम अनुनासिक की ओर कि क्या है अनुनासिक। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक एवं मुख दोनों से निकलती है वे अनुनासिक कहलाते हैं। इसका चिन्ह ऊपर चंद्र बिंदु है, जैसे चांद, आंख, हंस आदि, इनके ऊपर चंद्र बिंदु आता है। ये अनुनासिक शब्द है। तो बच्चों अब हम जानेंगे स्वरों के उच्चारण स्थान, अर्थात स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ है, कौन सा स्वर किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है। तो स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह के जिस अवयव यानी भाग का प्रयोग किया जाता है वही अवयव भाग उस स्वर का उच्चारण स्थान कहलाता है। स्वरों के उच्चारण इस प्रकार है। जैसे कंठ उच्चारण स्थान है किसका? अ और आ का। तो इस प्रकार इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ्य, यानी कि कंठ यानी गले से बोला जाता है अ और आ, तो इसका कंठ्य उच्चारण स्थान है। तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? जैसे इ, ई, तो ये तालव्य, तालव्य इसका उच्चारण स्थान है। ओष्ठ से, होंठ से उ और ऊ बोला जाता है, तो इसका ओष्ठ्य उच्चारण स्थान है। मूर्धा से बोला जाता है री, तो मूर्धन्य इसका उच्चारण स्थान हुआ। कंठ तालु से ए और आए बोले जाते हैं, तो कंठ तालव्य इनका उच्चारण स्थान हुआ। कंठ ओष्ठ से ओ और औ बोले जाते हैं, तो कंठोष्ठ्य इनका उच्चारण स्थान हो गया। अब हम बढ़ते हैं बच्चों व्यंजन की ओर। स्वर तो हमने जान लिए, अब बनेंगे हम व्यंजन किसे कहते हैं। तो बच्चों जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तथा उच्चारण करते समय वायु कंठ से होती हुई मुख में रुककर बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। पहला आता है जैसे क वर्ग, वो कर वर्गों में विभाजित है, अर्थात हर वर्ग का प्रथम वर्ण से उस वर्ग का नाम लिख दिया जाता है। जैसे क वर्ग, इसमें पहला वर्ण कौन सा होगा? क होगा। जैसे क ख ग घ ङ। च वर्ग, च वर्ग में पहला वर्ण च, च छ ज ज ञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं इसमें, वो होते हैं य र ल व, और ऊष्म व्यंजन होते हैं जैसे श श स ह। तो ये सब मिलकर व्यंजन बनाते हैं, अर्थात ये सारे व्यंजन हैं। इसमें विशेष बात भी है जानने वाली, वो जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि उपरोक्त व्यंजन जो अभी हमने पढ़े, इसके अतिरिक्त ड अर्थात ढ दो अन्य व्यंजन भी होते हैं। क ख ग ज और फ वर्ण अरबी, फारसी व अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी भाषा में आ गए हैं, अर्थात इनके नीचे नुक्ता लगता है। इनका प्रयोग विदेशी शब्दों में ही मिलता है, जैसे कैद, गालिब, तेज, काफी आदि। तो इसके लिए साउंड आएगा आपका ज का, ज का नहीं, ज, जब नुक्ता नीचे लग जाएगा। तो बच्चों अब हम जानने वाले हैं व्यंजनों के भेद। तो बच्चों व्यंजनों को दो आधारों पर बांटा जा सकता है, उच्चारण के आधार पर और परस्पर मेल के आधार पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे उच्चारण के आधार पर। तो बच्चों उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्य व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इन तीनों को भी हम विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्पर्श व्यंजन क्या है। तो बच्चों जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। जैसे कि क वर्ग में आता है उच्चारण स्थान कंठ है, इसका व्यंजन है क ख घ घ ञ और कंठ है इसका प्रकार है। च वर्ग में तालु उच्चारण स्थान है च छ ज ज ञ, तालव्य प्रकार है इसका। ट वर्ग मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है ट ठ ड ढ ण आते हैं इसमें और मूर्धन्य इसका प्रकार है। तो वर्ग में
दंत उच्चारण स्थान है और व्यंजन आते हैं इसमें त, थ, द, ध, न और दंत इसका प्रकार है। प वर्ग ओष्ठ उच्चारण स्थान है, इसमें आने वाले वर्ण हैं प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ्य प्रकार हुआ इसका। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन की ओर। तो बच्चों, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, मध्य यानी कि बीच में होता है, उन्हें अंतस्य व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। कितने हैं ये? 4। य, र, ल, व। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में टकराकर गर्मी या ऊष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। श, श, स, ह। ये 4 जो है वो ऊष्म व्यंजन है। इसमें भी विशेष बात है, वो विशेष बात यह है कि उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, जिनका आधार वायु की मात्रा है, अर्थात जिस आधार पर वायु निकलेगी उस आधार का वो व्यंजन होगा। जो पहला आता है अल्प प्राण, अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है, वे व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। ये इस प्रकार है, जैसे क, ग, ड, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। ये सब क्या है? अल्प प्राण, अर्थात हवा वायु जो है मुख से कम निकलती है। और दूसरे होते हैं महाप्राण, अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, वे व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। ये इस प्रकार है, जैसे ख, घ, छ, झ, ढ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह। तो देखा, इनको बोलने में वायु कितनी अधिक निकली है, तो ये महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो बच्चों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं हम, जो परस्पर मेल के आधार पर है व्यंजन के भेद। तो कितने होते हैं परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन के? 2 भेद होते हैं, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। तो जान लेते हैं संयुक्त व्यंजन क्या है। बच्चों, 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात इसमें 2 अलग अलग व्यंजन आपस में मिलेंगे। इनकी संख्या 4 है। जैसे क और श से श बनता है, क्षत्रिय वाला। जैसे क्षमता, क्षत्रिय इसके शब्द है। ज और य से ज्ञ बनता है, शब्द है ज्ञाता, ज्ञानेंद्र। त और र से त्र बनता है, शब्द है त्रिशूल, त्रिकोण। श और र के मेल से श्र बनता है, शब्द है श्राप, श्रुतलेख। दूसरे तरह के व्यंजन होते हैं द्वित्व व्यंजन, अर्थात द्वित्व यानी कि 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क आपस में मिल गए, एक आधा और एक पूरा, शब्द बना मक्का, धक्का। ज 2 मिले आपस में, सज्जा, लज्जा। ट 2 ट मिले आपस में, मिट्टी, खट्टी। चौ मिले, सच्चा, कच्चा। ये शब्द हैं द्वित्व व्यंजन के उदाहरण। अब हम बच्चों जानेंगे आगत ध्वनियों के बारे में। तो बच्चों, विदेशी भाषाओं की जिन ध्वनियों को हिंदी भाषा में स्वीकृत किया गया है, उन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं। जैसे आ और ऊपर आगत ध्वनि का चिन्ह यानी अर्धचंद्र होता है, याद रखिए, इसमें बिंदु नहीं लगाना, तो चंद्र बिंदु बन जाएगा। तो इसमें आने वाले शब्द हैं जैसे डॉक्टर, हॉल, बॉल, ये सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ज नुक्ता लगा है जौ के नीचे, जौ नहीं बोलना, ज। जमीन, जहर, सजा आदि। फ के नीचे भी नुक्ता, तो फ नहीं, फ। फन, फायदा, सफाई आदि। ये सब आगत ध्वनियां हैं, यानी कि विदेशी भाषाओं से स्वीकृत की गई हैं। अब बच्चों, हम जानने वाले हैं वर्ण विच्छेद के बारे में। पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार इसको और पढ़ लेते हैं। तो जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है, तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे मोहनीय, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो कैसे लिखेंगे? इसमें व्यंजन से स्वर को अलग करना होता है, और जब आप स्वर को व्यंजन से अलग कर देते हैं तो उस व्यंजन के नीचे आपको हल चिन्ह जरूर लगाना है। यह दर्शाता है कि वो स्वर रहित व्यंजन है। तो मोहनीय शब्द को वर्ण विच्छेद कैसे होगा? म जमा ओ जमा ह जमा अ जमा न जमा ई जमा य जमा अ।
वाराणसी का वर्ण विच्छेद व जमा आ जमा र जमा आ जमा अण जमा ओ जमा स जमा ई। खिलौना का है वर्ण विच्छेद जैसे ख जमा ई जमा ल जमा औ जमा न जमा आ। परिवार का प जमा अ जमा र जमा ई जमा व जमा आ जमा र जमा अ, ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। अब इसमें विशेष बात भी है जो समझ लेते हैं एक बार। यदि किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया जाता है, हलंत यानी कि एक तिरछी रेखा खींची जाती है, जो मैंने बताया था अभी आपको, तो वह व्यंजन स्वर रहित अर्थात आधा हो जाता है। जिसके भी नीचे तिरछी रेखा खींची होगी तो वो स्वर रहित व्यंजन माना जाएगा। तो बच्चों, अध्याय तो आपने अच्छे से समझ ही लिया होगा, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए हम इसे दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, मुख से निकली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना रुके बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से निकलकर मुख में रुक रुक कर बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को दो आधारों पर बांटा जा सकता है, उच्चारण के आधार पर तथा परस्पर मेल के आधार पर। दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने वर्णों का पूरा भेद जान लिया, वर्ण विच्छेद कैसे होता है, स्वर और व्यंजन क्या है, सब कुछ अल्पप्राण महाप्राण, इसके विषय में पूरी जानकारी इस अध्याय के माध्यम से आपको दी गई है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।